नाविक, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली है। बच्चों आप देखें तो जीडी की जो क्वालिफिकेशन होती है, एलिजिबिलिटी होती है, वो 12वीं पास होती है। मैथ और फिजिक्स होना चाहिए आपके पास। एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स रह जाते हैं, ताकि वो डाउट्स आपके ना रहें, इसलिए एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा कि जीडी के लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जबकि डीबी जो है डोमेस्टिक ब्रांच जो है उसके लिए केवल आपको 10th पास होना जरूरी है। देखिए डिफेंस में एक इस स्तर पर यही एकमात्र जॉब है जिसमें 10th वाले बच्चों को भी लिया जाता है। तो अगर आप 10th पास हैं तो बिल्कुल आप डीबी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बच्चों बात करें एज लिमिट की, तो दोनों के लिए ही आपकी एज लिमिट 18 से 22 साल रखी जाती है। बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनिए, एज लिमिट में सबसे ज्यादा बच्चा क्वेश्चन करता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दूं कि अगर आप 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी ये ना पूछे कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं एलिजिबल हूं? आप खुद चेक कर लीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में है तो आप 100% एलिजिबल हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली ये भी है या ये भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि लिखा हुआ है बोथ डेट आर इंक्लूसिव, यानी कि ये डेट भी काउंट कर ली जाएंगी। अगर आप 1 सितंबर 2001 को आपका जन्मदिन आता है या 31 अगस्त 2005 को आपका जन्मदिन आता है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप 1 से 1 दिन पहले या 31 के 1 दिन बाद के हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर करके आप सुन लीजिएगा। उसके बाद बच्चों वही रिलैक्सेशन जो 5 साल का होगा SC ST के लिए और 3 साल का हो जाएगा बच्चों OBC के लिए, वो आपको दिया जाएगा। बात करें वैकेंसीज की, तो बच्चों टोटल नाविक की जो वैकेंसीज हैं 225 हैं और डीबी की जो वैकेंसीज हैं वो 30 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अगर हम जीडी में देखें, जनरल की 88 है, EWS 22 है, OBC 61 है, ST 22 है, SC 32 है। और बच्चों डोमेस्टिक ब्रांच में जनरल की 12 है, EWS की 2 है, OBC की 10 है, ST की 2 है, SC की 4 है। कुल मिलाकर 30 वैकेंसीज यहां पर हैं। अब अगर बच्चों हम बात करें एक सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या होने वाला है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 4 स्टेजेस में इसका सिलेक्शन होगा। जरा आइए जानते हैं किस प्रकार से 4 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज बच्चों आपका रिटन एग्जाम होता है। देखिए मैं फिर से कहूंगा, एक वेल रेप्यूटेड जॉब है, ये परमानेंट जॉब है, तो बच्चों हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक गलती अगर आपके फॉर्म भरने में होती है तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। इसलिए हर चीज को आज से ही नोटिफिकेशन से लेकर वर्दी तक आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है अगर आपको ये जॉब पानी है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम देखें स्टेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हालांकि आज जो मेरा फोकस रहेगा वो मेन फोकस रहेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके बाद सिलेबस कैसा आता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको तब काम आने वाली हैं जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, या फिर जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तब आप फिजिकल के लिए जाएंगे, तब ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो उस टाइम पर हम आपको एक डिटेल वीडियो लाकर देते रहेंगे। तो मैं आपको थोड़ा इन्हें स्पीड में बता देता हूं क्योंकि इन चीजों की जरूरत बाद में पड़ेगी। जब आप रिटन एग्जाम देने जाएंगे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका उस टाइम पे होगा कि आपने जो डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो सही है या नहीं। देखिए एकमात्र भर्ती ऐसी है जिसमें आपको एग्जाम देने से पहले डिटेल्स चेक की जाती हैं, समझे। जैसे मान लीजिए एलिजिबिलिटी है जनरल ड्यूटी की 12वीं क्लास, तो बच्चे क्या करते हैं कि 10वीं वाले भी चले जाते हैं, 11वीं वाले भी चले जाते हैं कि जी टीचर लोगों ने उनसे कह दिया कि तुम आप एक्सपीरियंस देने के लिए चले जाइए, तो वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से उसको रोकने के लिए वो पहले ही चेक करते हैं कि अगर आप 10th या 11th में हैं और आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे किया जाएगा। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, ये तो केवल ये चेक करने के लिए है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से भरा है या नहीं भरा है। उसके बाद बच्चों बायोमेट्रिक आपकी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, आपका थंब वगैरह लगवा दिया जाएगा। मेन बात जो है बच्चों वो है आपकी एग्जाम की। तो देखिए मैं आपको बता दूं एग्जाम कैसे होगा कि हम यहाँ 2 सेक्शन की बात करेंगे, 2 सेक्शंस की बात करेंगे, जिसमें से जीडी वाले बच्चों को दोनों सेक्शन अटेंड करने होते हैं और केवल डीबी वाले बच्चों को एक सेक्शन अटेंड करना होगा। यानी कि जो 10th क्लास से फॉर्म भरेंगे उनको एक सेक्शन अटेंड करना है, जबकि जो जीडी से फॉर्म भरेंगे उनको 2 सेक्शन अटेंड करने होते हैं, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। निश्चिंत रहिएगा, सारी डिटेल्स सिलेबस के रिगार्डिंग सब कुछ चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आगे देखेंगे बच्चों, तो क्या है ये आप एग्जाम का पैटर्न पूरा दिया हुआ है, सारी चीजों को एक बार ध्यान से आप देखिएगा कि सेक्शन 1 जो होगा वो 60 नंबर का होगा, 45 मिनट मिलेंगी और 60 ही क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्या क्या आएगा, 20 नंबर का आपका मैथ्स आएगा, 10 नंबर की साइंस आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, जी के 5 नंबर की आएगी। सर इनमें क्या क्या आएगा वीडियो के लास्ट में हम सिलेबस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी आप बस ये समझिए कि किस किस तरह से एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेक्शन 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए जो 10वीं पास वाले बच्चे होंगे यानी कि जो डीबी वाले बच्चे होंगे उनको केवल सेक्शन 1 देना है, जबकि जो जीडी वाले बच्चे होंगे जो 12वीं से फॉर्म भर रहे होंगे उनको सेक्शन 1 तो देना ही है, उसके साथ साथ सेक्शन 2 भी देना है जो कि 50 नंबर का होगा, आधा घंटा मिलेगा, 50 ही क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें भी तो मैथ्स और साइंस आ गई, साइंस में फिजिक्स आ गई। बच्चों यहाँ पे जो मैथ्स है वो एलिमेंट्री मैथ्स है, उसका सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा 10th बेसिस पर है। यहाँ पे साइंस मॉडरेट लेवल की, इजी लेवल की आएगी, यानी कि 10th लेवल तक की साइंस आएगी, बट यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स प्रॉपर 12th वाले होंगे। जी हाँ, प्रॉपर 12th वाली मैथ्स और प्रॉपर 12th वाली फिजिक्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी। डिटेल्ड सिलेबस भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए
ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो जाती है। हालांकि देखिए मैं फिर से कहूंगा, इन स्टेजेस की जरूरत आपको पहली स्टेज पास करने के बाद पड़ेगी, तो वहां पर मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, इसलिए अभी हम थोड़ा सा इन पे कम फोकस रखते हैं। स्टेज 1 पास करने वाले को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको फिजिकल देना है। 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी है, 20 स्क्वाट जिनको आप उठक बैठक बोलते हो, और 10 पुशअप, और बगैर किसी रेस्ट के लगाने हैं, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वाली रिक्रूटमेंट में केवल बॉयज अलाउड हैं, गर्ल्स अलाउड नहीं है। यहाँ पे हर एक उस मेजर पॉइंट को लेकर चल रहा हूं जिसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है। तो बच्चों यहाँ पे केवल आपके बॉयज अलाउड हैं, गर्ल्स अलाउड नहीं है। सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी प्रोविजनली होगा, फाइनल वो भी नहीं होगा। आगे आप देखें, फिर आपका एक इनिशियल मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इनमें फिट पाए जाएंगे उनको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर से आपका मेडिकल होगा, और वहां पे फिर से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा लिए जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर स्टेज 2 में भी हमारा मेडिकल लिया जा रहा है, स्टेज 2 में भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर स्टेज 3 में भी वही चीजें हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब आप स्टेज 1 को पास कर चुके होंगे कि स्टेज 2 में क्या होना है, स्टेज 3 में क्या होना है। निश्चिंत रहिए, प्रॉपर उसके लिए एक वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। और फाइनल स्टेज जो होगी बच्चों, उसमें आपके डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये हो गई बात। अब लास्ट डेट क्या क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से देखेंगे। लास्ट डेट 6 फरवरी से फॉर्म खुलेंगे, जो कि चलेंगे आपके 16 फरवरी तक। केवल 10 दिन का समय आपको मिलने वाला है, 6 फरवरी से 16 फरवरी तक। देखिए डिफेंस जॉब है डिसिप्लिन की, अगर आप आज से ही डिसिप्लिन में रहते हैं तो समझ लें कि आपकी जॉब पक्की है। अगर आप आज से ही लापरवाही करते हैं तो आपकी जॉब पक्की नहीं है। मात्र 10 दिन का समय है। मैं क्यों बोल रहा हूं डिसिप्लिन वाली बात, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 15 तारीख को भर देंगे, 16 तारीख को भर देंगे, लास्ट में आके सर्वर बिजी हो जाता है, साइट क्रैश हो जाती है और वो लोग रह जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मैंने इस गलती को करते हुए देखे हैं। तो बच्चों मैं कहूंगा 6 तारीख को ही या 7 तारीख को, 7 से 8 नहीं हो जाए, जो बच्चों सिंसियर बच्चा है, 6 तारीख को या 7 तारीख को आपका फॉर्म भर जाना चाहिए। पीछे आपको पेंडिंग करना ही नहीं है कुछ भी। तो ध्यान से सुनना, फिर से एक बार मैं बताऊं, 6 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाना है। एक और मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म वगैरह कैसे भरा जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, क्योंकि एक गलती के पीछे पूरा फॉर्म खराब हो जाता है, जिसमें बच्चा उल्टे सीधे, कुछ बच्चे फॉर्म से फॉर्म भरने बैठ जाते हैं, खुद से फॉर्म भरने बैठ जाते हैं, जिनको ना फोटो साइज बनाने का आइडिया है, ना सिग्नेचर के साइज बनाने का आइडिया है। उसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। तो उस गलती से भी मैं आपको बचाऊंगा। कल या परसों में फिर से एक वीडियो में लेकर आऊंगा, या जब फॉर्म ओपन हो जाएंगे तब वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। गलती नहीं करने देंगे आपको, हर स्टेज पर हम आपके साथ खड़े होंगे। उसके बाद बच्चों एग्जाम की बात करें हम, तो स्टेज 1 का एग्जाम यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा बच्चों, मार्च के एंड में ही हो जाएगा। समझो फास्ट मोड पर सारी भर्तियां चली हुई हैं, मोदी जी ने सबको फास्ट मोड में डाल रखा है। भर्ती हर एक जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी। खुद आप देखिएगा कि फरवरी में फॉर्म है, मार्च के एंड तक तो इसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको स्टेज 2 बताई है वो मई के एंड में या मिड में हो जाएगी, और स्टेज 3 जो है आपकी उसमें सितंबर के शुरुआत में या सितंबर के बीच में हो जाएगी। यानी कि सितंबर तक आपकी सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, कितने से महीनों में, 8 से 9 महीनों में पूरी की पूरी भर्ती क्लियर हो जानी है। तो भैया जी जान आपको लगा देनी है, आज से ही लगा देनी है। ना फॉर्म भरने का वेट करना है, ना किसी चीज का वेट करना है। उसके बाद बच्चों फिर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा इसमें जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके क्या होने चाहिए, हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट आपकी नॉर्मली 80 मांगी जाती है, और उस पर 5 सेंटीमीटर का फुलाम मांगा जाता है, जो कि लगभग हर बच्चे की आराम से बैठ जाती है। अगर नहीं भी बैठती है तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह आती हैं, आप थोड़ी सी नॉर्मल पुशअप वगैरह मारिएगा, उससे आपकी 8 महीने में तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज, बहुत अच्छे से चेस्ट हो जाएगी। एक सबसे बड़ा जो डाउट आता है बच्चों को टैटू का आता है, क्योंकि हर बच्चे के हाथ पे कोई ना कोई छोटा मोटा टैटू बना ही होता है। तो मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि टैटू कहां अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है। देखिए कोहनी से नीचे का, ध्यान से सुनेंगे आप, अपनी एल्बो से नीचे का और कलाई तक, एल्बो से लेके कलाई तक केवल आपके इस वाले भाग पर टैटू अलाउड होगा, ठीक है। एल्बो से लेके आपकी कलाई तक केवल इस भाग पर टैटू अलाउड होगा, इस भाग पर टैटू अलाउड नहीं होगा। लेकिन कलाई के बाद इसका उल्टा है, इस भाग पर कोई टैटू अलाउड नहीं है, जबकि इस भाग पर टैटू अलाउड है। और कोहनी से ऊपर का कोई भी टैटू कहीं भी अलाउड नहीं है। तो अगर आपका इसी तरह का कोई टैटू है जैसे यहाँ पे है, तो उसको लेजर वगैरह से आप हटवा लीजिएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि नॉर्मल डॉक्टर पे उसकी चीरा फाड़ी मत करवाइएगा, क्योंकि बहुत भयंकर निशान सा बन जाएगा। लेजर से हटवाइएगा कुछ है भी तो। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे है, जैसे देखिए मेरे है एक टैटू, तो ये अलाउड है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर ये भी है तो ये भी अलाउड है, कोई इशू नहीं है। ना तो इधर कोई होना चाहिए, ना ही आपका टैटू यहाँ से लेके यहाँ तक कोई होना चाहिए, ठीक है। टैटू का बहुत बड़ा डाउट बच्चों को लेकर रहता है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो चलिए बच्चों अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर। तो देखिए डीबी वाले बच्चे जिनको एक स्टेज देनी है, जिनको केवल सेक्शन 1 देना है, उनके लिए क्या क्या आएंगे, साइंस आएगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइंस आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, इंग्लिश आएगी, और जीके आएगी, और बच्चों रीजनिंग आएगी। मार्क्स मैंने आपको बता दिए कितने कितने के आएंगे। साइंस में आप अगर मेजर सिलेबस को उठा के देखें, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, कुल मिला के ये सारा का सारा सिलेबस 10th क्लास की साइंस का है, जिसमें थोड़ी सी फिजिक्स है और थोड़ी सी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिजिक्स ज्यादा है क्योंकि आप देखिए ये पूरा सेक्शन फिजिक्स, ये पूरी सेक्शन फिजिक्स, ये पूरी सेक्शन फिजिक्स। केवल आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर तो ये मिला, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एनसीईआरटी के चौथे और 5वें चैप्टर। केमिस्ट्री के केवल 2 चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, बाकी और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि 3 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, बाकी सारी पूरी फिजिक्स है। उसके बाद आप ध्यान से देखें, मैं जो कह रहा था कि डीबी में मैथमेटिक्स जो आएगा वो अर्थमेटिक आएगा, यानी कि 12th क्लास वाला नहीं होगा। अर्थमेटिक में आप ध्यान से देखें क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद लीनियर एक्सप्रेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एल्जेब्रा हो गया, उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, वर्क
वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब आपके अर्थमेटिक वाले पोर्शन में आ जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश आपका सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, या हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे अपने एप्लीकेशन में, वहां से आप सिलेबस देख सकते हैं, या आप गूगल पे टाइप करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी, या आप डीबी का देखना चाहते हैं तो डीबी सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको डिटेल में मिल जाएगा। ये सिलेबस आप वहां से भी देख सकते हैं। इंग्लिश का वही नॉर्मल सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का वही नॉर्मल सिलेबस है, जिसमें आपकी जियोग्राफी है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, सॉरी कल्चर एंड रिलीजन फ्रीडम्स मूवमेंट है, यानी कि स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट है, उसके बाद हिस्ट्री है, और यहाँ पे फिर से करंट अफेयर्स और फिर से स्टैटिक जीके है। उसके बाद रीजनिंग में वही आपका नॉर्मल सिलेबस है। तो कहने का ये मतलब है कि जो डीबी का सिलेबस है वो 10th क्लास के बेसिस पर है। अब अगर हम बात करें जीडी वाले बच्चों के लिए, तो बच्चों उनको स्टेज फर्स्ट तो देनी ही है, यानी कि ये वाला एग्जाम तो एक देना ही है, उसके अलावा ये भी एग्जाम देना है, और इसको मैं बोल रहा हूं दूसरा पेपर। दूसरे पेपर में आप ध्यान से देखेंगे क्या क्या आएगा। प्रॉपर 12th क्लास की फिजिक्स 25 नंबर की, और प्रॉपर 12th क्लास का मैथ्स 25 नंबर का, जिसमें आप सिलेबस पे एक बार नजर मार के देखें। अगर आपको ऐसा लगता हो कि वो और ये टॉपिक सेम है, तो बच्चों लेवल का फर्क आ जाएगा। वहां पे टॉपिक 10th क्लास के रहेंगे, इसमें टॉपिक 10th क्लास के रहेंगे, लेकिन इसमें टॉपिक आपके प्रॉपर 11th और 12th क्लास के रहने वाले हैं। आप ध्यान से देखें, ये पूरी 11th क्लास की फिजिक्स है, यहाँ तक ऑसिलेशन एंड वेव्स तक हर एक चैप्टर का नाम एनसीईआरटी से उठा के इन्होंने दे दिया है। उसके बाद ये पूरी आपकी 12th क्लास का पहला चैप्टर है, और ये आपका 12th क्लास का लास्ट वाला चैप्टर है। 11th की फिजिक्स और पूरी 12th की फिजिक्स यहाँ पे है। उसके बाद उसी तरह से आप देखें तो यहाँ पे 11th का मैथ्स है।